WhatsApp also. जब तक और स्टूडेंट आते बेटा पहले आपके डाउट क्लियर कर लेते हैं। बताओ बेटा क्या डाउट है। Sir, I had some doubt in the questions. ओके ओके। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो बेटा स्टार्ट करें। Yes, sir. तो क्वेश्चन बेटा ऐसे ही बता दो मुझे। मुझे व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा तो मोबाइल से कनेक्टेड है इस समय पर। सर ऐसे क्वेश्चन कैसे बताऊं आपको? और मुझे सारे क्वेश्चन रिमेम्बर हैं। आप तो एक हिंट दो कौन सा क्वेश्चन है। Sir, there is a question in which we are given S is equal to 1, 2, 3, 4, and 5, in which A is equal to S into S. ठीक है। And it is written that show that R is equivalence relation if A B dash is equal to A dash B. ठीक। In this question, we have found out A by doing S cross S. हम्म। Now I want to understand that how we have taken out R from that complete question. Yes, sir, this one. ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या डाउट है। सर R कैसे कैलकुलेट करा है? रिलेशन। यहाँ रिलेशन Yes. की जो डेफिनेशन है। यहाँ बेटा जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन है, रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट है, ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके बीच में उसने क्या कहा कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट वाला एलिमेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू होता है जो आपके पास सेकंड और थर्ड है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वलेंट होता है। हेलो। हाँ बेटा। Okay, sir. रिलेशन में गिवन है जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और लास्ट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू होता है सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लीकेशन के। तो ए डैश और बी डैश ना होकर यहाँ पर सी और डी होता तो
ए डैश और बी डैश की जगह सी और डी होता तो फर्स्ट और लास्ट यानी कि ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू होता बी और BC. सी। तो सेम न्यूमेरिकल हमने क्या किया था, यहाँ पर सॉल्व किया था कि इसके लिए पहले दो टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है नेक्स्ट टू टर्म का स्क्वायर। ये रिलेशन की अलग अलग डेफिनेशन है। यहाँ पर लिखा ना कि ए कोमा बी रिलेटेड टू ए कोमा बी सच दैट, तो यहाँ उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है ये। तो Okay, ये sir. दिया हुआ था रिलेशन में। और देखो यहाँ रिलेशन में क्या दिया होता, फर्स्ट और लास्ट पार्ट का एडिशन इज इक्वल टू मिडिल टू टर्म्स का एडिशन। अब हमें उसी के तरीके से चलना है और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे Yes, sir. अब यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, तो इटसेल्फ का रिलेशन देखा जाता है, इटसेल्फ का रिलेशन। तो इटसेल्फ में क्या होगा, ए डैश बी डैश की जगह मुझे क्या रखना होगा, सेम रखना पड़ेगा ए बी। तो मुझे चेक करना है हाँ कि जी ए सर. बी इज इक्वल, हो गया। यस सर, ये तो हो गया था. तो यही तो क्वेश्चन पूछा था तुमने, एक तो हो गया। और बताओ। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें आपने दिखाया था जिसका बी पार्ट वाज फाइंड 2 5 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5. अच्छा, ये बेसिकली हमारे यूपीटीयू सिलेबस में नहीं है तो इसलिए नहीं कराया मैंने, वरना इक्विवेलेंस क्लास में निकाल लेते हैं पार्टीशनिंग करके। तो इसमें मैंने ओके सर. पार्टीशन का पूरा कराया नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन था तो इक्विवेलेंस रिलेशन से तो उतना ही मैंने, देखो यहाँ तक सॉल्यूशन में भी सिर्फ उतना ही लिया मैंने। मैं वो सॉल्यूशन भी दिखा देता पर उसका कोई रेफरेंस था नहीं, ओके सर. ठीक है। मैंने सिलेबस भी दिखाया था ना, सबसे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया था। तो वैसे रिलेशन में देखें तो बेटा रिलेशन अलजेब्रा करके पूरी एक बुक आती है कृष्णा सीरीज में, ये एमएससी मैथमेटिक्स में भी होता है। तो वो तो केवल पूरा रिलेशन ही एक सब्जेक्ट है उनका, जैसे हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, उनका पूरा रिलेशनल ही मतलब उनका एक वही है, सब्जेक्ट ही है उनका एक, वो पूरा एग्जाम देते हैं उनको, ठीक है। तो हमको रिलेशन में इतना सब नहीं पढ़ना, हमको उतना पढ़ना है जितना अपना सिलेबस में है। हाँ, उसके अलावा आप पूछोगे तो मैं कभी भी अलग से मैं जनरली सैटरडे में फ्री रहता हूँ, तो जब भी टेस्ट के बीच में हो, टेस्ट खत्म हो जाए आपका, उसके बाद मुझसे और भी एक्स्ट्रा पढ़ना तो एक्स्ट्रा भी पढ़ लो, ओके, थैंक यू सर. ठीक है। बाकी जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ, देखो बुक जो है वो हमारे AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो लिखते नहीं है, वो तो स्टैंडर्ड राइटर है, तो वो क्या करेंगे, वो सारी सब लिखते हैं वो पूरा, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमारा कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर्ड हो। देखो सेट में वहाँ 4 चीज़ें लिखी हुई थी सिलेबस में, अगर आपने सिलेबस को तो ओपन करके दिखा दूँ एक बार। ये था ना सेट रिलेशन, देखो बेटा ये सिलेबस था हमारे पास, दिखाई दे रहा बेटा सिलेबस। यस सर. तो देखो हमारे पास क्या है, 4 चीजें हैं, तो हमें ये नहीं पढ़ना कि हमको सेट थोड़ी पूरी पढ़नी है, फंक्शन पूरा पढ़ना है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ ये सिंपल सिंपल चीजें पढ़ती है, डेफिनेशन, ऑपरेशन, प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, कंपोजिशन, इक्वलिटी ऑफ रिलेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ऑर्डर ऑफ रिलेशन, खत्म। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है रिकर्सिव, रिकर्सिव वाला जो वर्ड लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या है, रिकरेंस रिलेशन करके हमारे पास 5th यूनिट में है। तो ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, 5th यूनिट में पढ़ाते हैं। ये देखो 5th यूनिट के सिलेबस में ना रिकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन, तो यहाँ आता है, तो हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं पूरे सारे फॉर्मूले के साथ में। क्लियर हो गया। तो हमको ऐसा नहीं है कि हमको पूरा का पूरा ही रिलेशन हमको करना है, हमको सिर्फ ये की पॉइंट्स हमारे पास, हमको इन वाले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी जो हमारे AKTU में आता है। ओके और सर. और बाकी जो आपको क्वेश्चन मिलता रहे तो पूछते रहो, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताता रहूँगा। और व्हाट्सएप पे बेटा अभी आपके नंबर मेरे पास स्टोर्ड नहीं है, तो और मेरे पास इस समय पर लगभग 100 ग्रुप से ज़्यादा है, तो मैं जनरली व्हाट्सएप चेक नहीं करता हूँ, हाँ मेल डेली चेक करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन रहता हूँ मैं। तो क्वेश्चन जो भी हुआ करे आपका, फोटो खींच के ना उसे मेल कर दिया करो, तो मेल से मुझे आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने दिया, तो उसी पर रिप्लाई कर दूंगा मैं, तो वो ओके ज़्यादा सर. बेटर श्योर अप्रोच सर. है।
चलो आज हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शन। देखो फंक्शन के लिए पहले मैं थोड़ा सा और देखो हमने सेट पढ़ा सबसे पहले। तो सेट में क्या था आपके पास, कोई एक सेट ए है, कोई सेट बी है। इन सेट में क्या होता था आपके पास, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन था, वेल डिफाइंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड फॉर्म यानी कि जितने भी एलिमेंट है वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसी रखते हैं, इसीलिए वो पर्टिकुलर एक जगह पर क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। ऐसे यहाँ पर भी कलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद हमने सीखा ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सीखा बेटा। इसमें क्या होता है कि सारे ऑर्डर्ड पेयर यानी कि अगर यहाँ पर दो एलिमेंट हैं तो इस एलिमेंट का यानी कि एक फर्स्ट का सब के साथ यानी कि ऑल बी के सारे एलिमेंटों के साथ में होगा। टू का क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, इसके सारे एलिमेंटों के साथ बनेगा, यानी कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर किस में आते हैं, ए क्रॉस बी में। वही रिलेशन में हमने क्या कहा कि रिलेशन क्या होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर यानी कि बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर मैंने कलेक्ट कर लिए जो मेरे रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब इससे भी यानी कि हमारे पास जो सबसे बड़ा है वो कौन है, ए क्रॉस बी है, उसमें सब कुछ होता है। उसमें से कुछ किस में आ जाते हैं, रिलेशन में से, और उस रिलेशन में से भी बेटा कुछ आ जाते हैं हमारे पास फंक्शन में। अब देखो फंक्शन, अब ये देखो कि मैंने लिखा यहाँ पर एक फंक्शन है, फंक्शन ए टेंस टू बी, यानी कि अगर इस फंक्शन में सेट ए का कोई मैं एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करूं तो रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा वो किसी दूसरे पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करता है, सेट बी। जैसे मैंने नीचे एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एफ के अंदर 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, तो ऐसी में एफ की जगह पर मैं 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 25। 25. तो बस यही हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन तो आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े होंगे ऐसे जिसमें अलजेब्रा यूज होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, सर्किल का फंक्शन। ठीक है, पढ़े ना फंक्शन ऐसे। अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई भी एक फंक्शन देके मैं कहूँ कि आपको यस सर। f5 की वैल्यू कंप्यूट करनी है तो क्या कंप्यूट कर सकते हो। अगर मैं कोई f की यस सर। डेफिनेशन दे दूं कि यानी कि मैंने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, अगर मैं कहूँ कि f5 की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. बेटा ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं 2-2 नंबर में, 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। और जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या एक सेट है ए बी सी डी और दूसरा सेट है मेरे पास आर एस टी यू। तो ये क्या है, मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एस, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू यू, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू आर, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एस। और अभी कोई मीनिंगफुल डेटा नहीं है, मैंने नॉन मीनिंगफुल डेटा, मुझे ये नहीं पता कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। जैसे वहां मुझे रिलेशन की डेफिनेशन नहीं पता थी, ऑर्डर्ड पेयर मुझे गिवन थे, तो कहीं कहीं पर मुझे रिलेशन की डेफिनेशन भी क्लियर थी कि वो लेस देन का है, ग्रेटर देन का है। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ में भी कंपैरिजन कर लेते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। तो मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाता हूँ कि देखो ए किससे मैप हो गया है, और ठीक है, या फिर बी किससे हो गया, यू से, सी किससे हो गया, आर से, डी किससे हो गया, एस से। क्लियर हो गया। तो ये जो डायग्राम हमारे पास बना है ये फंक्शन का डायग्राम है, ये किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, इसी को हम लोग कह रहे हैं फंक्शन है। ठीक है, थ्रू फंक्शन। अब फंक्शन की एक खास प्रॉपर्टी है कि इस पर्टिकुलर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है इसे कहते हैं हम डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो कभी भी मैं किसी भी टॉपिक में आपको बहुत टिपिकल चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें, इसको हम कहते हैं बेसिक। बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको कहते हैं बेटा हम लोग रेंज। ठीक है, जो राइट हैंड साइड पर पार्ट है जिसे हमने बी कह दिया, ये क्या आपके पास रेंज है। ए को हम लोग क्या कह रहे हैं, डोमेन कह रहे हैं। तो डोमेन का एक एलिमेंट की अगर मैं इस फंक्शन में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो डेफिनेट होना चाहिए कि आपके पास
एक सिंगल आउटपुट आना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने कह दिया अंडर रूट है एक्स का। अगर मैंने एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 9, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, 3. So यानी 3. कि बस 3 आएगा, Sir, plus Sir, या minus. plus प्लस minus माइनस, Plus three. minus 3. ठीक है। अगर 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट ये कहते हैं कि 3 आएगा, तो आई एम एग्रीड। बट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट यदि ये कहेगा कि 3 आएगा, तो हम थोड़ा सा डिसएग्री कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का भी 3 आ सकता है और माइनस का भी 3 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि माइनस के 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, प्लस के 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब 9 मैंने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डाली, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, आइदर +3 और -3। तो हमको क्या चाहिए, एक डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। तो फंक्शन हमेशा क्या करता है, डिटरमाइन करके देता है कि इसकी वैल्यू तो यही आएगी। अगर आपने 9 सब्स्टिट्यूट किया तो +3 आएगी या फिर -3 आएगी। ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास कि ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब ही डिटर्मिनेशन होता है। तो जो कुछ भी हम लोग लिंक करेंगे इस तरीके से, एक सेट के एलिमेंट को हम दूसरे सेट के एलिमेंट से जो भी रिलेट करेंगे, तो आपके पास एक एग्जैक्टली 1 इनपुट के ऊपर आपको एग्जैक्टली 1 क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ही वो क्या होता है, फंक्शन की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने ये दिखा, तो ये मैंने क्या बनाया, क्या ये एक फंक्शन है। आपने फंक्शन में 3 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला, -9। आपने फंक्शन में 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आउटपुट क्या आया, -9। फंक्शन में आपने -7 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आया, -9। तो दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि आपने जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की उसका एक डेफिनेट आंसर आ रहा है, क्या कि आपके पास -9। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। Yes, sir. Yes, तो sir. अब देखो कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमने क्या बताया था, डोमेन, यानी कि एक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे, कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 2 एंड -7। तो ये तीनों एलिमेंट किस में होंगे, -7. डोमेन में। ठीक है, तो रेंज में क्या आएगा आपके पास, -9. -9. -9। ठीक है, चलो अब तुम्हारे लिए, अब इसे सॉल्व करो। डोमेन में क्या होगा, Minus 5, 2 and Minus 4. 5, 2 and 4. ठीक है, रेंज में 0, 8, 0, 8, 0, 8, 15, 15, 16, 16. 16. तो क्या, अगर आप ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाए आपको एग्जाम में, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, डोमेन और Yes, रेंज sir. कैलकुलेट कर Yes, सकते sir. हैं। ऐसा Yes, तो नहीं sir. कभी गलत कर देंगे, ऐसा तो नहीं है कि कभी आप गलत कर देंगे। अब बताओ बेटा, ये जो डायग्राम आपको गिवन है, क्या ये एक फंक्शन है। No, sir. No, sir. रीजन, ये जो 2 है हमारे पास, ये रिलेशन तो है, लेकिन हमारे पास ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। 2 को सब्स्टिट्यूट करने से 8 भी मिल रहा है, और 2 से सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिल रहा है, 15 भी मिल रहा है। तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर उसने यूजर ने 2 इनपुट डाला तो वो 8 प्रोड्यूस करे या 15। ठीक है, तो ये डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि आपके पास जो कोई रिलेशन है एक्स एंड वाई का, तो हम कह सकते हैं कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आपने कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसे लिखा हो ना, एक्स कोमा वाई, तो हम कह सकते हैं जो वाई है ना, ये फंक्शन है किसका, एक्स का। ठीक है, और उसने कहा कि जो आपके पास जो एक्स है वो किस में होना चाहिए, डोमेन में, और वो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ वाई के साथ में क्या होगा, करस्पॉन्ड करेगा, यानी कि उसके साथ में मैप्ड होगा, उसके साथ में लिंक्ड होगा। क्लियर हुआ, किसके साथ, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के साथ। तो आपको चेक करके बताना है कि ये आपके पास फंक्शन है या फिर नहीं है। डिटरमाइन वेदर ए रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट, क्या ये फंक्शन है, 1 Yes, रिलेट sir. कर रहा है, फॉल्स है। Yes, ठीक है, sir.
देखो जनरली हमारे पास रिलेशन में देखा था कि 1,2 भी होता है, 1,3 भी होता है, 1,4 भी होता है, लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि 1 रिलेटेड टू 2 हो सकता है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑर्डर पेयर आपके पास फंक्शन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हर एक सिंगल एलिमेंट के लिए सिंगल आउटपुट यानी कि सिंगल इमेज ही कैप्चर करेगा। ठीक है, चेक करो इसे। No, sir. ठीक है, एक तो सिंपल आंसर होता है कि आपने कह दिया नो। जब एग्जाम में लिखो ना तो नो लिखो, तो साथ में मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप सीधा ये लिखें कि क्योंकि 1 आपके No, पास sir. एक ऐसा एलिमेंट है कि आपके 1 से क्या मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, तो इसलिए क्या है, ये फंक्शन नहीं है। तो जिन न्यूमेरिकलों में आप लोग क्या करते हो, मिस्टेक करते हो, तो जैसे माइनस की एरर होगी, प्लस की एरर होगी, या कोई बाई चांस कोई ऑर्डर्ड पेयर आपका स्किप हो गया, या और भी कोई न्यूमेरिकल आएंगे और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, कहीं पर ट्रू का फॉल्स कर दिया आपने, जो स्मॉल माइन्यूट मिस्टेक्स होती है ना, वो देख लेता है कि स्टूडेंट में कैलिबर है, उसने अच्छा लिखा है कि हाँ वो बता रहा है, यानी कि उसको आता है, तो बाई चांस ऐसा है कि उसने माइनस प्लस की गलती कर दी है, तो वहां पर भी आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो आपको आता है तो उसे एग्जैक्टली लिखें और अच्छे से लिखें। ठीक है बेटा, तो आपने बताया कि ये फंक्शन नहीं है, एक और चेक करो, क्या ये फंक्शन है? Yes. Yes, sir. ठीक, देखो बेटा बीच बीच में क्विज भी आती रहेंगी आपकी, तो वो क्विज भी कंप्लीट करते रहना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ही होगा क्विज में। चलो अब देखते हैं हम, देखो बेटा एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो मेरे सामने लिखा है तुम्हारे, 4x+3, y इज इक्वल टू गिवन है 3x+5, माइनस का 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या बेटा x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ बेटा, क्या x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? अगर कुछ Yes, sir. इस तरीके से लिखा हो, इसका मतलब है दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, यानी कि उसने क्या लिखा हुआ है कि दिस इक्वल टू दिस, सो 4x+3 इज इक्वल टू 3x+5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, 2, और y इज इक्वल टू कितना दे रखा, -2, तो दोनों वैल्यू कंप्यूट हो गई। बताते रहना बेटा, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, अगर कोई भी न्यूमेरिकल दो में इस तरीके का, तो 2 इक्वेशन है Yes, उनको, sir. Yes, sir. तो कोई ये हमारे इंजीनियरिंग लाइक तो है नहीं, लेकिन बेटा 2 मार्क्स में फंक्शन का क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, तो या मैं इसके लिए 10-15 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके दिखाऊं तभी आपको समझ में आएगा। ये तो सिंपल है ना, अभी तक यही करते हैं ना, 2 इक्वेशन तो सॉल्व करते आए हो ना। तो ये देखो, ये इक्वेशन कैसी है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 6, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10, 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लो, ये रही पहली इक्वेशन, ये होगी दूसरी इक्वेशन, दोनों को सम कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8, 8 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू भी कंप्यूट हो गई। तो इजी है। मैं चाहता हूँ बेटा, Yes, sir. अगर ये Sir. इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप 2 मार्क्स लूज ना करें इसमें। ठीक है, बहुत क्विकली कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड से आपको ज़्यादा लगते होंगे 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। ठीक है, और वैसे भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं तो आपके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, और केवल हम लोग सिर्फ 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन को सॉल्व करने में 30 सेकंड से ज़्यादा आपको लगेंगे नहीं। एग्री करते हो ना? Yes, sir. या किसी को 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे? करना ही क्या होता है इसमें, तो या तो x को इक्वेट करते थे या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे और उठा के 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, सम किया, खत्म हो गया। ठीक है, और देखो ये मेरे पास fx की वैल्यू गिवन है और gx की वैल्यू गिवन है, तो मुझे डोमेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डोमेन यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कहाँ पर, जब दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल हैं, यानी कि उसने कहा कि एफ एक्स इजिकल टू क्या होगा, जी एक्स, तो एफ एक्स इजिकल टू जी एक्स होगा,
तो मैंने दोनों वैल्यू को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ये मैंने एफ एक्स की वैल्यू लिख दी, ये मैंने जी एक्स की वैल्यू लिख दी। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन के मैंने क्या किए, फैक्टर किए, यहाँ से दो सॉल्यूशन निकल आए। तो क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड माइनस का minus 2। 2. लो, हो गया सॉल्व। तो क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो Yes, Yes, sir. Yes, sir. बेटा? फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कहते हो तो मैं ऐसे 10-12 न्यूमेरिकल और कराऊंगा। लेकिन सिलेबस भी हमारा काफी बड़ा है, ठीक है? तो आपको सिर्फ माइंड में रखना कि हम इस तरीके से न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल डेटा ही चेंज होगा, 2 फंक्शन का, 3 फंक्शन का, हम इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, एक फंक्शन की डेफिनेशन आपको गिवन है, एफ एक्स गिवन है। क्या f-2 की वैल्यू निकाल सकते हो? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब मैं ये वैल्यू तभी निकाल पाते जब मैं तुम्हें फंक्शन पढ़ाता, तभी निकाल पाए हो, ये उससे पहले भी निकाल देते? Sir, उससे पहले भी. पहले भी निकाल Sir, देते। पहले भी. ठीक है, समझ रहे हो ना? यानी कि फंक्शन कोई नई चीज नहीं है, हम आज तक फंक्शन ही पढ़ते आए। बहुत जगह पर फंक्शन में पढ़ा, पूरा डिफरेंशिएशन में भी फंक्शन थे, और ये सब्स्टिट्यूट करना, इक्वेशन सॉल्व करना, ये तो हम रेगुलरली करते ही आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन दिखाऊं? किसी को इंटरेस्ट है इसके सॉल्यूशन में, आंसर में? हाँ बेटा, किसी को इंटरेस्ट है इसके आंसर में कि -23 आएगा? No, sir. No, sir. तो चलते रहे ना फिर आगे इसी तरीके से। देखो, जो चीजें नई हैं सिर्फ हम उसके ऊपर रुकेंगे आके, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, रिव्यू करते जा रहे हैं, ठीक है? और वैसे ही बताया था मैंने, फर्स्ट यूनिट जो होती है वो किसके लिए होती है, रिवीजन एक्सरसाइज होती है। ये पुराने कंसेप्ट जो हमारे कहीं हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो उन सबका क्या है, रिवीजन टाइप होता है। देखो, दो फंक्शन आपको गिव, एक फंक्शन गिवन है आपको एच एक्स इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड करना एच एक्स माइनस 2, रिप्लेस x बाय एक्स माइनस 2, ठीक है? सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बन जाएगा, ठीक है? चलो, अब दो फंक्शन मेरे पास गिवन है, एक एफ एक्स गिवन है, एक जी एक्स गिवन है। अगर दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से लिखा हो, दोनों फंक्शन का क्या लिख दिया, सम, तो डेट इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स, और बीच में लगा देंगे हम लोग प्लस जी ऑफ एक्स। क्लियर हो गया? अगर बीच में माइनस होता तो बीच में क्या आ जाता, माइनस। बीच में मल्टीप्लाई होता तो बीच में क्या आ जाता, मल्टीप्लाई। कुछ लोग मल्टीप्लाई को ऐसे मिल भी सकता है तो ऐसे लिख दें, किसी को डॉट मिले तो डॉट से हो जाएगा, किसी ने कहा डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ यस बेटा, सर। फॉर्मूला क्लियर है? तो 10 न्यूमेरिकल ना Yes, कराने sir. की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, तो दोनों फंक्शन का हम एडिशन। किसी ने ये पढ़ा था बेटा? Yes, sir. ये पढ़ा था कभी? Yes, sir. बी Yes, फॉर sir. ब्रेक, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर, ये तो सब क्लियर होगा, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, Yes. एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये ओ क्या था? Off. Bracket off. Order of ऑफ, power. ऑफ का क्या मतलब होता है? Sir, bracket हटाना. हाँ, ऑफ का मतलब ब्रैकेट हटाना होता है। Sir, bracket. सर ऑर्डर या पावर? Sum multiplication. ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन। Sir, bracket open. अच्छा, चलो बेटा मैं बताता हूँ इसका ऑफ का मतलब। बेटा वैसे कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ टू थिंग्स इज ऑफ का 20 का 80%, ठीक है? 20 का 80%, तो बीच में क्या था, ऑफ, यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों का हम क्या करते हैं, कंपोजिशन करते हैं, डेट इज ऑफ। और हमने उससे पहले अभी तक इतना ही अलजेब्रा पढ़ा है कि हमने ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट या मल्टीप्लाई। तो हम जब निकालते हैं ना परसेंटेज भी, 20 का आपने निकाला 80%, तो हम क्या करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 80/100, तो वो यही होता है, कंपोजिशन ही होता है, दो चीजों का कंपोजिशन किया हुआ था हमने, ठीक है? चलो, तो देखो ये सिंपल है कि आपने इस तरीके से किया, तो हम लोग इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर देते हैं। एफ एक्स प्लस बीच में क्या लिख दिया, जी एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू, ये जी एक्स की वैल्यू, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया। ये आंसर भी लिखूं यहाँ पर,
दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 3x और माइनस का 17। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब देखो ये मेरे पास फिर दो फंक्शन है और मुझे अब की बार क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, fx डिवाइड बाय gx। ऊपर fx की वैल्यू लिख दो, नीचे gx की वैल्यू। ऊपर वाला जो है वो क्या है आपके पास, अगर से ढंग से देखोगे तो ये होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे ये क्या है आपके पास x माइनस वन और x प्लस थ्री। एक तो शायद कट जाना चाहिए, बाकी क्या बचेगा आपके पास, x माइनस वन डिवाइड बाय x प्लस थ्री। आप जितना मर्जी क्विकली कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरे पास दो फंक्शन है, gx और hx, और मुझे कंप्यूट करना है g ऑफ h, यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, जैसे f ऑफ g, ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे मैंने लिखा ना f ऑफ g का मुझे क्या करना विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो मुझे ये करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, g ऑफ h ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hx, hx की वैल्यू ये है, तो यानी कि g ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, फिर जी के वाले फॉर्मूले में क्या डाल देंगे, x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर हो गया? यस सर। ये आगे सॉल्व करके दिखाऊं यस। अभी? नो यस सर। सर, क्लियर हो गया। अगर हम सॉल्व भी कर देंगे तो देखो मैं कर भी सकता हूँ सॉल्व, अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और उसके साथ में क्या मिला, माइनस वन, ये तो कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट है तो क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ एक्स कह लो या फिर प्लस माइनस एक्स कह लो। ठीक है, देखो वही सब सॉल्व कर दिया। यानी कि इस तरीके से कंपोजिशन भी निकाल सकते हो, दो फंक्शन का, तीन फंक्शन का, चार फंक्शन का, यानी कि उतने ही मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, चलें बेटा आगे। यस सर। चलो, अब यहाँ से बेटा मैं करीब 7 डेफिनेशन बताऊंगा आपको। ठीक है, 7 डेफिनेशन, तो एक एक डेफिनेशन जो है वो ठीक से स्टडी करनी है और ठीक से याद करनी है। ठीक है, जनरली बहुत स्लाइटली डिफरेंस होगा, बाकी सारी डिफरेंस जितनी भी डेफिनेशन होंगी उनमें स्लाइट डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, हम केयरफुली समझेंगे एक बार। पहला है वन टू वन मैपिंग। फंक्शन को हम दो कैटेगरी में डालते हैं, वन टू वन मैपिंग और मैनी टू वन मैपिंग। वन टू वन मैपिंग का कहना था कि जो डोमेन है और जो रेंज है, ठीक है, उनके बीच में लिंक क्या होगा, वन टू वन होगा, यानी कि एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ। तो क्या हो गया, वन का किसके साथ है, डी का, टू का बी के साथ, थ्री का ए के साथ, तो हो गया वन टू वन। वन एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप्ड विद वन एलिमेंट ऑफ रेंज। क्लियर हो गया? तो इस टाइप की मैपिंग को कहते हैं हम लोग वन टू वन मैपिंग। हाँ बेटा, कोई डाउट है क्या? सर। कोई No, डाउट नहीं? sir. इजी है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, देखो ये एक एलिमेंट है सी, एक एलिमेंट यहाँ पर सी भी है जो किसी भी एलिमेंट के साथ में रिलेशन नहीं रखता है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ क्या है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, यहाँ सारे के सारे एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, वन टू वन मैपिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस एरो के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वन एलिमेंट हमेशा क्या होगा, वन एलिमेंट के साथ ही कनेक्टेड होगा, इसलिए वन टू वन उसने मैपिंग बताया। क्लियर हो गया? यस सर। दूसरा है मैनी टू वन, यानी कि
more than one element of domain connected with same element, यानी कि V1, इसकी वजह से क्या बन गया, मैनी टू वन, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट यदि क्या कर जाए, रेंज के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मैनी टू वन, मोर देन वन यानी कि मैनी, ठीक है, मोर देन वन को ही हम लोग टेस्ट में कंसिडर कर लेते हैं मैनी में, एक से ज़्यादा होगा तो मैनी में काउंट हो जाता है, दो के लिए भी मैनी यूज करते हैं, तीन के लिए भी, चार के लिए भी, पाँच के लिए भी। क्लियर हो गया? तो देखो मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, दिखाई दे रहा है, कलर चेंज करूँ? Yes sir, visible है. देखो मेरे पास ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और एक, दो और एक, तीन, मेरे पास इतने सारे, देखो बाकी तो सारे वन टू वन है, लेकिन ये क्या हो गए, केवल तीन एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक ही से मैप है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मैनी टू वन। केवल इसकी वजह से ही ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, मैनी टू वन हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। Yes sir. अब बताओ, इजी थी डेफिनेशन? Yes sir. Yes, sir. यस सर। और मैंने कहा था कि मैं 7 डेफिनेशन बताऊंगा, ऐसी छोटी छोटी 7 डेफिनेशन बताऊंगा और ये पूरा फंक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। देखो रिलेशन भी पढ़ा था हमने, जब हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा था तब तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। फिर हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा तो हमने कंपैरिजन करना शुरू किया पुराने वाले के साथ में, तो फिर थोड़ा सा हाँ दोनों क्लियर हो गए। फिर हमने नॉन रिफ्लेक्सिव पढ़ा तो हमें नॉन रिफ्लेक्सिव भी समझ में आया, लेकिन जब तीनों को मर्ज कर देते पूरा एक साथ रखे और पूछे कि क्या है, तो तब कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, तब डेफिनेशन रिकॉल होती है। अभी देखो मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब है बेटा इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन का क्या कहना था कि आपके पास सेट बी, यानी कि ये जो आपके पास सेट बी है, यानी कि जिसे हम लोग कह रहे हैं रेंज, ये मेरे पास है सेट ए जिसे मैं कह रहा हूँ डोमेन, ठीक है। इस रेंज में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक नहीं है डोमेन के, जैसे यहाँ पर है 5, ये क्या किसी से भी रिलेटेड है? नो देखो सर। No, फोर sir. फोर ए से भी कनेक्टेड है, फोर बी से भी कनेक्टेड है, फोर सी से भी कनेक्टेड है, लेकिन ये जो 5 एलिमेंट है वो जो डी का जो आपके पास डोमेन का कोई भी एलिमेंट के साथ में कोई भी तरीके की मैप नहीं रखता है, तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंटो फंक्शन। एट लीस्ट, यहाँ वर्ड लिखा हुआ एट लीस्ट वन एलिमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जो एक एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड ना हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? एक से ज्यादा Excuse me भी। sir. हाँ बेटा। तो सर फिर इनटू फंक्शन एंड मेनी टू वन में क्या डिफरेंस होगा? अगर इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आया है तो हम इसमें क्या मार्क करेंगे? वेरी गुड। अब देखो मैं दिखाता हूँ, देखो मैंने दो ब्लैंक, ये बीच में जानते हो ये एक ब्लैंक सीट है, ये ब्लैंक सीट मैंने इसलिए छोड़ रखी है कि मैं अब यहाँ पर लाइव भी आपके सामने कुछ बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा और दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। बीच बीच में देखिए ना आपने ब्लैंक ब्लैंक आपके पास पीपीटी मैंने छोड़ी हुई है, इसलिए छोड़ी हुई है कि मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा। एक क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा मैनी टू वन की बात करते हैं हम लोग, ये मैनी टू वन हो गया। अब ये देखो क्या ये मैनी टू वन है? यहाँ 3 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ कितने एलिमेंट हुए? 2 एलिमेंट है। क्या ये मैनी टू वन है? तो मैनी टू वन के लिए हम क्या देखते हैं, ये, ठीक है, कि 2 एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक सिंगल एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये बना मैनी टू वन। क्या ये इंटो फंक्शन है? इंटो फंक्शन में देखते हैं हम लोग रेंज के एलिमेंट, कोई फ्री एलिमेंट है जो किसी से भी कनेक्टेड ना हो, तो देर इज नो सच काइंड ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन रेंज, सो दिस इज नॉट अ इंटो फंक्शन। ओके सर.
अब दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इधर भी 3 एलिमेंट बनाए और इधर भी 3 एलिमेंट बनाए। इधर क्या बनाया मैंने, 3 एलिमेंट है, इधर भी 3 एलिमेंट है। क्या ये 1 to 1 है? एरो की वजह से मुझे पता चला कि ये 1 to 1 तो है। क्या ये इंटो है? इंटो के लिए मैंने क्या देखा, इस सेट को देखा, इस सेट में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री एलिमेंट है जो इससे कनेक्टेड ना हो, तो इसमें तो कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं। ये 1 to 1 तो है पर इंटो नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. अब मेरे पास आते हैं 2 और डायग्राम। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से एक और डायग्राम बनाया। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये बना बेटा मेरे पास 1 to 1, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 एलिमेंट और हैंगे जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। क्या ये इंटो फंक्शन है? किसकी वजह से? Yes, sir. ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट है जो कनेक्टेड ही नहीं है, किससे, डोमेन से। क्लियर हो गया? तो ये इंटो फंक्शन है। अब मैं बात करता हूँ मैनी टू वन। ठीक है, यहाँ 3 एलिमेंट है और मेरे यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है। क्या ये इंटो फंक्शन है? यस, क्योंकि Yes, 2, sir. समझा? तो इंटो फंक्शन मैनी टू वन भी हो सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है। अब बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है तो? No, sir. इजी कंसेप्ट है लेकिन याद रखने लायक है। जब 1 to 1 देख रहे हैं तो हम लोग एरो की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग इस एरो को ट्रैक कर रहे हैं। जब हम इंटो फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट डोमेन से कनेक्टेड है, कौन सा एलिमेंट डोमेन से कनेक्टेड नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए जो डोमेन से कनेक्टेड नहीं है तो वो फंक्शन इंटो फंक्शन होता है। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक ये बफर में रहेगा, लेकिन जब अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर क्या करोगे, इंटो की जगह ओंटो, ओंटो की जगह 1 to 1, 1 to 10 की जगह मैपिंग, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहोगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी डेफिनेशन बता रहा हूँ उसे ढंग से रिकॉल करते रहना और अपने नोट्स बनाते रहना। चलो ओंटो फंक्शन की बात करते हैं। ओंटो फंक्शन, पहले हमने इंटो फंक्शन पढ़ा तो अब ओंटो फंक्शन है। ओंटो फंक्शन का कहना था कि सभी एलिमेंट जो होंगे बी के, ठीक है, जो सभी एलिमेंट होंगे बी के, वो क्या रखेंगे, इमेज रखेंगे। कहाँ से? सेट ए से। उसमें एटलीस्ट 1 बचा हुआ था, तो इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, इमेज होंगे किसकी, सेट ए की। क्लियर हो गया? तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ओंटो फंक्शन। यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे रेंज में, जितने भी एलिमेंट होंगे रेंज में, वो सब के सब कनेक्टेड होंगे किसी ना किसी एलिमेंट से, वो भी किसके, डोमेन के। क्लियर हुआ बेटा? सर मतलब हेलो, इसका मतलब सर ए में एलिमेंट खाली भी रह सकता है। ए तो हमारा पता डोमेन होता है। डोमेन में वो सारी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू विच वी कैन इंसर्ट इन अ फंक्शन। आउटपुट में और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, डोमेन में क्या होता है बेटा, वो सारी वैल्यू होती है जो हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमेशा डोमेन तो हमेशा इसी तरीके से बनता है। तो डोमेन की कोई ना कोई भी वैल्यू हो आपकी, तो वो हमेशा फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेगी, तो आउटपुट में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, देखो अगर मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स है और मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने क्या कुछ लिख दिया, यहाँ पर लिखा मैंने x+3। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मैंने कहा x जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर के साथ। ठीक है,
तो मैं x की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ, कोई भी इंटीजर डाल सकता हूँ। तो यहाँ तो सारी वैल्यू होंगी, वो सारी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू विच वी कैन इंसर्ट इनटू अ फंक्शन। लेकिन आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, डेट इंटीजर प्लस 3। तो यानी कि अगर सबसे छोटा इंटीजर आप 0 मान लें, या इसे मैं i प्लस कर दूं, और आपने सबसे छोटा इंटीजर आप क्या डालोगे, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1। आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, और इसी तरीके से मिल सकता है। क्या कभी आपको 3 मिलेगा, क्या आपको कभी 2 मिलेगा, क्या आपको कभी 1 मिलेगा? नो सर। ठीक है, तो वो एलिमेंट आपके पास वैकेंट कहाँ रह सकते हैं, रेंज में। डोमेन में कोई चीज खाली नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, किसने पूछा था क्वेश्चन, ओके। महक। ठीक है, डोमेन में तो बेटा ऑल पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो हम फंक्शन यस में सर। सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आउटपुट प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा ये, ठीक है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, मैंने कहा चल देखो एक छोटा सा और फंक्शन बताता हूँ कि जहां पर हमारे पास बहुत कम वैल्यू प्रोड्यूस होगी। देखो मैंने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू है -1 की पावर और n है। अब n की वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, 0 करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 5 6 7 8 कुछ भी डालते रहो। आपने 2 डाला तो क्या मिलेगा, प्लस का 1। 3 डाला तो क्या मिलेगा, माइनस का 1। ठीक है, अगर आपने सारी इवन नंबर डाल दिया, n इज इवन, देन +1 प्रोड्यूस करेगा। कोई भी आपने अगर x की वैल्यू, या ये x कर लो, इसे x, ठीक है, अगर x की वैल्यू आपने ओड डाली तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर इनफाइनाइट वैल्यूज भी हैं तो यहाँ पर कितने वैल्यूज होंगी, केवल सिर्फ 2 वैल्यू होंगी, +1 और -1। सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, या तो +1 से कनेक्टेड होंगी या फिर -1 से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यस सर। तो ऑनटो फंक्शन क्लियर हो गया। सर फिर 1 1 और ऑन टू में, सर वेरी 1 1 गुड। और ऑन टू में क्या लो बेटा, डिफरेंस फिर मैं होगा इसके लिए फिर? फिर एक और डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा लगता है जब बच्चा कहता है ना कि सर फिर इसमें क्या डिफरेंस हुआ। अब देखो बेटा, ये 1 to 1 है, ठीक है, क्या ये ऑनटो है? तो ऑनटो के लिए मैं क्या देख रहा हूँ, इस रेंज के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए इसकी। तो यस, ये 1 to 1 भी है और ऑनटो भी है। ठीक है, जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो बेटा। अब ये देखो, यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। क्या ये मैनी टू 1 है? यस। यस यस सर। सर। कुछ आज किसी ने मैसेज लिखा है कि सर क्विज कर लें। 1 ही मिनट की क्विज है, एक ही क्वेश्चन है, उसे करके पैरेलल में आ जाए करो, आवाज आती रहेगी। ठीक है, ये मैनी टू 1 है। अब चेक करते हैं क्या ये ऑनटो फंक्शन है। ऑनटो फंक्शन में क्या कह रहा था कि रेंज के जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। तो सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं या नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो बेटा ये ऑनटो फंक्शन भी है। यस सर। तो एक ओके सर। फंक्शन ऑनटो भी हो सकता है, मैनी टू 1 भी हो सकता है, ऑनटो भी हो सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है। इनटो में भी हमने यही देखा कि एक 1 to 1 फंक्शन इनटो भी हो सकता है और एक मैनी टू 1 फंक्शन भी इनटो फंक्शन हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। क्विज हो गई सबकी यस सर। कंप्लीट। चलो थोड़ा सा और आगे। ये कॉन्टो फंक्शन का मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, तो ये देखो 4 9 और 25 ये सब कनेक्टेड है, तो क्या है, कॉन्टो फंक्शन। ठीक है बेटा, हो गया बेटा क्विज।
चलें Yes. फिर बेटा आगे। Yes, sir. अब Yes, तीन sir. डेफिनेशन और स्टडी करनी है हमें। यह है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जो हमारा 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब बताओ, अलग से डेफिनेशन बताऊं क्या कुछ? हेलो, हाँ बेटा। Yes, 1 sir. to 1 फंक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। देखो, ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। ये क्या है मेरे पास, ये भी एक 1 to 1 फंक्शन बनाता हूं। देखो मैं, ये भी आपके पास 1 to 1 फंक्शन है, ये भी आपके पास 1 to 1 फंक्शन है। यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ, यहाँ पर 2 एलिमेंट भी बचा हुआ है। ये भी इंजेक्टिव फंक्शन है, ये भी इंजेक्टिव फंक्शन है। उसने इसके ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं लगाया। ये कंस्टेंट किसने लगाया, इंटो और ऑन्टो ने लगाया। केवल 1 to 1 मैपिंग में क्या था, केवल एक एलिमेंट की इमेज एक ही आनी चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, कोई डाउट? No, sir. No, sir. इजी है ना? Yes, sir. अब दो डेफिनेशन और इंक्रीज होने वाली है। बस इंक्रीज होती जाए डेफिनेशन, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, अब है सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जो ऑन्टो फंक्शन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब कोई रिपीट करेगा, ऑन्टो फंक्शन क्या बताया मैंने? सर हर एक रेंज की प्री इमेज होनी चाहिए। गुड। तो देखो, क्या ये आपके पास सर्जेक्टिव फंक्शन है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पर एक भी फ्री क्या नहीं होगा, आपके पास एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ सारे एलिमेंट क्या होंगे, प्री इमेज होंगे, किसकी, एक्स की। क्लियर हो गया? यानी कि वो डोमेन से कनेक्टेड होंगे ही होंगे सारे एलिमेंट। लास्ट वर्ड, लास्ट डेफिनेशन, ये है बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बाई मतलब दोनों, यानी कि इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। अब दोनों डेफिनेशन आपको पता है, इंजेक्टिव की भी और सर्जेक्टिव की भी। तो बता सकते हो बाइजेक्टिव फंक्शन दोनों मिला के क्या बना? 1 1 और ऑन टू। 1 1 और ऑन्टो। इसका मतलब है कि जो आपके पास डोमेन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, उतने किस में होंगे, रेंज में होंगे। और एग्जैक्टली 1 to 1 मैपिंग होगी। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर 3 है इधर, तो इधर भी 3 ही होंगे। इधर 2 है तो इधर भी 2 ही होंगे। इधर n है तो इधर भी n ही होंगे। क्लियर हो गया? Yes, इन sir. तीनों Yes, को sir. मैं कुछ इन तीनों को मैं ऐसे भी तो बना सकता था। देखो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। लो, मैंने कुछ ऐसा बना दिया। अभी तो ये 1 to 1 है। Yes, sir. ठीक है, याद आ रहा है कुछ हमारे पास, जब 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में ये आता था, मैच द फॉलोइंग। 2 टेबल दी हुई थी, उधर 4 वर्ड लिखे हुए, इधर 4 वर्ड लिखे हुए हैं, और उनको हम लोग मैचिंग करते थे। याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो वही सब मैचिंग जो है वो सब बाइजेक्टिव फंक्शन ही तो है, क्योंकि उसका आंसर Yes, एक sir. ही है, एग्जैक्टली 1 ही है। ठीक है, तो हमेशा इधर भी 4 एंट्री होती थी, इधर भी 4 एंट्री होती थी। 4 क्वेश्चन होते थे, चारों के आंसर होते थे। कि यहाँ है कि एनिमल्स और जो उनका होम है, जैसे नेस्ट है, बर्ड नेस्ट, एक तरफ बर्ड लिख दिया, दूसरी तरफ क्या लिख दिया, नेस्ट लिख दिया। एक तरफ हॉर्स लिख दिया, उधर स्टेबल लिख दिया।
उधर कुछ लिख दिया, लॉइन लिख दिया, उधर उन्होंने डैन लिख दिया, तो उनको हम लोग क्या करते थे, मैच करते रहते थे उनको आपस में, तो इस तरीके की लाइनिंग ड्रॉ करते थे। याद आ गया कुछ? तो यानी कि हम लोग ऐसा नहीं कि फंक्शन हम आज ही पढ़ रहे हैं, हम लोग वो बचपन से क्या कर रहे हैं, फंक्शन का फिजिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखा है। बुक में जितने क्वेश्चन आते थे वो सब हमारे मैचिंग वाले आते थे, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, तो वो सब क्या होते थे, बाइजेक्टिव फंक्शन की वजह से ही क्वेश्चन बनते हैं वो। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा इसमें। No, तो कुछ sir. न्यूमेरिकल देखें फिर। Yes, sir. सर इंजेक्टिव Yes, sir. फंक्शन की स्लाइड sir. ओपन करना। हम्म, सर इसमें बी के एलिमेंट के लिए ईच वर्ड के यूज किया, ईच एलिमेंट ऑफ बी। कहाँ पर? ये इफ ईच बी बिलोंग्स टू, यानी कि बी कोई भी एलिमेंट है, किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से, यानी कि रेंज से, हैज एट मोस्ट वन प्री इमेज इन ए, एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ही, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक ही एलिमेंट के साथ की प्री इमेज होगी। यानी कि ये मेरे पास है ए सेट, ये मेरे पास है बी सेट, इसका जो भी एलिमेंट होगा, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट क्या रख सकता है, एट मोस्ट वन इमेज, किसमें से, डोमेन में से। तो यहाँ पे कनेक्शन जो भी होगा क्या होगा, सिर्फ एक ही होगी, बी का जो एक एलिमेंट होगा वो एक ही इमेज होगी किसी एक एलिमेंट की। अगर एक से ज्यादा की हो जाएगी तो ये ओके तो सर। मैनी टू वन हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, मैनी टू वन नहीं हो जाएगा। Yes, sir. ओके सर। तो इसलिए उसने कहा ना कि एट मोस्ट वन प्री इमेज, बस एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक ही रह सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक रह सकती है, यानी कि ऐसा भी कोई एलिमेंट हो सकता है जिसकी एक भी इमेज ना हो। एट मोस्ट का मतलब तो यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या रह सकती है, एक इमेज रह सकती है, जैसे अदर, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं रेंज में जिनकी कोई इमेज ही ना हो, तो भी वो क्या है, Yes, sir. इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम पहले आपको ये हटाई नहीं थे, मैंने डायग्राम वो अभी यहाँ कहीं है, मैंने इसलिए दोनों ही एग्जाम्पल बताए जिसमें फ्री एलिमेंट्स भी थे और जिसमें फ्री एलिमेंट्स नहीं थे, और मैंने बताया था कि दोनों ही इंजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर हो गया? चले फिर आगे, चलो। लो बेटा, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मेरे पास एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कोई एक फंक्शन गिवन है, आंसर मत चेक करना, इसके आंसर थोड़े से गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। जब भी देखो ना बुक से तो उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आंसर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब ये देखो मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इजिकल टू 3x माइनस 4 है जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, और माइनस 3x प्लस 2 है जब x लेस देन 0 होगा। तो मुझे वैल्यू कंप्यूट करनी है एफ जीरो की, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो 0 कौन सी कैटेगरी में आएगी, सेकंड वाले में, तो मैंने उठा के इसमें क्या कर दिया, 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन, तो माइनस 3x 0 प्लस 2 डेट इक्वल टू क्या आया, 2। क्या इस तरीके से तीनों वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते हैं? हाँ Yes, बेटा, sir. इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एफ 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 2/3 देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि हमको क्या सेलेक्ट करना चाहिए फंक्शन की वैल्यू, 3x माइनस 4, तो हमको क्या करना चाहिए था, 3x माइनस 4, और x की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो यानी कि 3.2/3 माइनस का 4, यानी कि यहाँ से आंसर आना चाहिए था माइनस का 2, जबकि उसने लिखा माइनस का 6, क्योंकि उसने फंक्शन ही गलत सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, हेलो, Yes, sir. ठीक है बेटा, तो मैं इसलिए कह रहा था कि आंसर कभी उनके फॉलो ना करो, कि आंसर ऐसा नहीं है, तो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे आती है, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू मिली मुझे, ये एफ माइनस का 2 है, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं, एफ इनवर्स है, नॉट फंक्शन की वैल्यू। तो देखो मैंने एफ एक्स इजिकल टू क्या ट्रीट कर लिया, मैंने ट्रीट कर लिया कि ये मेरे पास क्या है, वाई है,
इस फंक्शन को मैं इधर लेके गया तो मैं इसे कह सकता हूँ कि एफ इनवर्स, और नीचे क्या लिख दिया मैंने, y, डेट इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, x। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, x इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इनवर्स y। तो यानी कि जो बीच में दिया हुआ वो किसकी वैल्यू दी हुई है आपको, y की। तो मुझे निकालना है एफ इनवर्स 2, तो यानी कि y की वैल्यू आपको गिवन है 2, यानी कि fx की वैल्यू आपको कितनी दे दी उसने, 2। अब ये जो 2 वैल्यू निकल के आई है, या तो वो यहां से निकल के आई होगी या फिर आपके पास यहां से निकल के आई होगी, मुझे क्या पता कौन सी वाली जगह से निकल के आई है। ठीक है, फंक्शन क्या कर सकता है, दो जगह से डिवाइडेड है, यानी कि टाइम इंटरवल के वजह से वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को एक बार इधर सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, एक बार इधर सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो एक बार तो लिखा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और एक बार लिखा मैंने -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से मैंने दो सॉल्यूशन कंप्यूट किए। तो देखो सॉल्व करके कितना आएगा आपके पास, 4 को इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 2, और यहाँ पर करेंगे इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। क्लियर हुआ बेटा, दो आंसर मुझे मिले। अब ये जो 2 मेरा कंप्यूट होके आया है वो किस कंडीशन के लिए आया, फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो क्या x ये ग्रेटर देन 0 है, रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, हेलो। यस सर। ठीक है, तो x क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0, तो यानी कि सॉल्यूशन स्पेस में होगा। अब यहाँ देखो x की वैल्यू आई आपके पास 0, किस कंडीशन के लिए, नीचे वाली वैल्यू के लिए। तो x क्या होना चाहिए, 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। तो क्या x की वैल्यू 0 है, यस, तो ये भी सॉल्यूशन स्पेस में होगा। क्लियर हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, -7 के लिए कंप्यूट करेंगे। तो एक बार -7 हमने इधर पुट कर दिया, एक बार -7 हमने इधर पुट कर दिया, और यहाँ से हमने कुछ वैल्यू कंप्यूट की। अगर मैं इसे इधर लेके जाता हूँ 4 को, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो -11/3 आना चाहिए, जबकि इसने 1 लिख रखा है। क्या आना चाहिए, माइनस का 11/3। क्लियर है ना, यस सर। माइनस का 11/3 आना चाहिए ना। 4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस लिखा हुआ था देखो क्वेश्चन में, और इसने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। और 3x अंतर वैसे, माइनस 4 है। हाँ, तो इसका यहाँ प्लस की जगह माइनस होना चाहिए था, इधर लेके जाएंगे तब आ जाएगा इसका माइनस का 1। ठीक है, अब ये जो x-1 है, तो मैंने कंडीशन चेक की कि माइनस क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या -1 ग्रेटर देन 0 है, नो, तो यानी कि ये सॉल्यूशन स्पेस में ही नहीं रहा, यानी कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। फाइनल। हम ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो -7 किस वैल्यू के लिए आएगी, तो आप कह रहे हैं कि -1 के लिए आएगी, जबकि ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू कौन सी लेगा, वो सिर्फ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, जबकि यहाँ x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, -1, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये सॉल्यूशन स्पेस में नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, इधर लेके जाएंगे -9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई है, जबकि ये मैंने किसके लिए फंक्शन बनाया हुआ है, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 0 होगी, जबकि ये x की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 0 आई है, तो ये भी मेरे पास सॉल्यूशन स्पेस में नहीं होगा। तो आंसर क्या मिलेगा आपके पास 5, यानी ऐसी 5। कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू -7 आएगी। ऐसी कोई वैल्यू आप x की सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो जिसकी वैल्यू आपको -7 मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली आप 0 के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 0 के लिए निकालेंगे तो डेस इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3, तो 4/3 ग्रेटर देन 0 तो है, तो यानी कि ये ट्रू है, यानी कि एक सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वल टू 0 किया, तो क्या मिलेगा 2/3, जो कि 2/3 क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जबकि नहीं है, तो यानी कि ये सॉल्यूशन स्पेस में नहीं होगी। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा 4/3। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास, और इस टाइप के न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। तो Okay, sir. आज की क्लास ओवर करें। देखो इस तरीके से इसने पूछा ना -5 की वैल्यू क्या होगी, तो एक बार दिस इक्वल टू 5 रखना, एक बार दिस इक्वल टू 5 रखोगे, एक बार दिस इक्वल टू 5 रखोगे, तो 3 सॉल्यूशन मिल सकते हैं, और तीनों सॉल्यूशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
जो भी आंसर निकल के आएगा एक्स का, उससे यहाँ से मैच करना फिर कंडीशन के साथ। तो यहाँ जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। यहाँ से जो भी आंसर निकल के आएगा वो इस रेंज के बीच में होना चाहिए। यहाँ से जो भी आंसर निकल के आ रहा है वो इस कंडीशन को मीट करना चाहिए, तो ही वो सॉल्यूशन स्पेस में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस सर। चलो बेटा आज की क्लास ओवर करते हैं। Okay, sir. ठीक। Thank you, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. बहुत गंदा पानी मत पीना, बहुत स्मेल आ रही है इसमें पानी में, मैं गला पकड़ लिया इसने पानी ने, बहुत गंदा पानी है। यहीं से Thank you, sir.